नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं मदरसों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय किया है, उसके बाद जो बवाल एक तरीके से भारत में मचाया जा रहा है, उसके बाद हम आज बिंदास बोल में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मदरसों के शिक्षा के आधार पर या मदरसों में जो सिखाया जाता है उसको अगर आप शैक्षणिक संस्था का दर्जा देंगे तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बनेंगे? क्या इस देश में मुसलमानों के हित की बात मुसलमान नेता कर रहे हैं या उनकी नुकसान की कर रहे हैं? और आखिर क्या ऐसी बात है कि भारत और दुनिया भर के मदरसों पर वो आतंकवादी के ट्रेनिंग कैंप होने का आरोप लगता है? ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज के बिंदास में आपको बेखौफ होकर बोलना है और हमेशा की तरह अगले 1 घंटे तक हमको मदरसों के विषय का पूरा ऑपरेशन करना है। आखिर इसका सच क्या है, ये कितने हित के हैं और कितने अहित के? आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है मदरसे। मदरसों में जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उस शिक्षा के बलबूते निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि केवल मदरसों में पढ़कर बच्चे देश का सुनहरा भविष्य नहीं बन सकते। दारुल उलूम देवबंद और भारत में इससे जुड़े अन्य मदरसों में आज भी जन्नत के ख्वाब दिखाने की शिक्षा दी जाती है। बच्चों के मन में ये बात बचपन से ही डाली जाती है कि किस प्रकार से जिहाद के लिए कुर्बान होना है और जिहाद के लिए मरना ही जन्नत का रास्ता है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध बातें भरी जाती है। उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, साथ ही उन बच्चों को जिहाद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के विकास या तरक्की या फिर समाज की भलाई से कोई मतलब नहीं होता। इन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दुनिया में हमारा मजहब महान है, बाकी सब काफिर हैं। यही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वसीम राजा का तो यहाँ तक कहना है कि मदरसों में समलैंगिकता का बोलबाला है और कई मौलाना भी इसमें शामिल हैं। मदरसों में पढ़ाई के नाम पर दूसरे संप्रदायों को किस प्रकार से मुसलमान बनाया जाए और इसके लिए इन लोगों ने लव जिहाद का भी रास्ता अपनाया और बड़े पैमाने पर धोखे से लड़कियों को मुस्लिम बनाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी इन मदरसों का नाम समय समय पर सामने आता रहा है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान शहर के खागड़ा गढ़ में एक भयानक बम विस्फोट में भी मदरसों से तार जोड़े गए। बम विस्फोट में जमात उल मुजाहिदीन का नाम सामने आया। साथ ही पश्चिम बंगाल में 1-2 नहीं बल्कि करीब 58 आतंकी प्रशिक्षण शिविर और आईईडी केंद्र हैं। बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बंगाल में ऐसे केंद्र स्थापित कर चुका है जहां आईईडी तैयार करने से लेकर आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। सिर्फ मुर्शिदाबाद में ऐसे 43 केंद्र हैं जो आतंकी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मदरसों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी ये बात पूरी तरह से साफ है कि मदरसों में शिक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण, आतंकी संगठन को बढ़ावा और जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। ये मदरसों के बारे में जो देश भर में, दुनिया भर में जो विचार है, लोगों की प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर हमने आपको ये पहला पैकेज दिखाया। अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या निर्णय किया है, इसको देखिए। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन शिक्षा ऐसी जिसे प्राप्त करके बच्चा देश का और अपना भविष्य सुनहरा कर सके। स्कूल जाना हर बच्चे का हक है, लेकिन आज के समय में केवल धार्मिक शिक्षा देना ही पर्याप्त है। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से छात्रों का चहुमुखी विकास नहीं किया जा सकता, और इसी विषय में महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के संबंध में एक अहम फैसला लिया। महाराष्ट्र में चल रहे ये मदरसे अब स्कूल नहीं कहे जाएंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को गैर स्कूली माना जाए। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के अनुसार जिन मदरसों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे प्राथमिक शैक्षिक विषय नहीं पढ़ाए जाते, उन मदरसों को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा और इसमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर का बच्चा माना जाएगा। राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों की नेशनल स्कूल करिकुलम की पढ़ाई नहीं होती है वो आउट ऑफ स्कूल माने जाते हैं, और ऐसे पढ़ाई जिन मदरसाओं में नहीं होती है
उन मदरसों में ये पढ़ाई देने का काम हम करेंगे जहाँ साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। उनकी धार्मिक शिक्षा पर कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होगा, कहीं इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना उनकी ग्रांट बंद होगी, ना मदरसा बंद होगा। उल्टा हम उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे और मैं मानता हूँ कि इसका हर व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति स्वागत करेगा। ज्ञात हो कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनका पाठ्यक्रम भी स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग होता है, इसीलिए मदरसों को स्कूल की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि 2013 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 1989 मदरसों में 1,48,000 छात्र पढ़ते हैं। इन मदरसों में से पंजीकृत मदरसों की संख्या 1890 है। साथ ही 550 मदरसों ने छात्रों को 4 विषय पढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा उतनी ही अहम है जितनी अन्य स्कूली छात्रों के लिए जरूरी होती है। साथ ही 4 जुलाई से सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वे भी शुरू करेगी। भारत में 25% मुस्लिम बच्चों की आबादी 6 से 14 साल के बीच है। इन बच्चों को जब औपचारिक शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो ऐसे में इन बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसा करने के पीछे यकीनन महाराष्ट्र सरकार का मकसद केवल इतना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक बच्चे को सीखने और मुख्य धारा में आने का मौका मिले, उसे अच्छी नौकरी मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए, हम उनके पास चलते। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त लाइव में पूरे घंटे तक रहेंगे इंडिया टुमारो के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जी। मयंक जी, आपका स्वागत है। मयंक जी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे मोहम्मद अफजाल जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक है। हमारे साथ तीसरे एम जुड़े रहेंगे मौलाना शोएब कासमी जी। संयोग की बात है, तीनों एम है और हम चौथे एम मुसलमानों के 5वें एम मदरसों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मयंक जी से। क्या कहेंगे, आपने मदरसों के ऊपर काफी रिसर्च किया है, काफी कुछ काम किया है। मयंक जी, मदरसों का जो जहाँ तक ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो कम से कम एक स्टेप उन्होंने लिया है कि उसको एक तरह से देख सकती है सरकार की वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या चल रहा है, वहाँ पर कोई डेंजरस गतिविधि नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी सारे डिसीजंस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे काउ स्लॉटर का बैनिंग है से लेकर अब ये मदरसों को वो थोड़ा सा जो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसमें ये तो कंट्रोल में लेने के बजाय ऐसा दिख रहा है कि उनके हित की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अच्छा है ना, कंट्रोल में क्यों नहीं लेना चाहिए। मीन्स कोई भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में होता है वो किसी ना किसी बोर्ड के तहत चलता है, किसी ना किसी सरकारी रूल्स और डिसिप्लिन के साथ चलता है। अगर उसमें कुछ हस्तक्षेप होता है सरकार का तो वो डिसिप्लिन के लिए अच्छा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कंट्रोल भी कर रहे हैं तो अब जैसे क्रिकेट का भी कंट्रोल होता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, तो कंट्रोल से ही डिसिप्लिन आता है, तो वो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर बिल्कुल आप कंट्रोल की आदत नहीं होती, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो और भी बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं। तो ये सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या था कि ये जो नेहरूवियन सिस्टम था पूरा, इसमें इस तरह की बातें करना ही एक प्रकार का अपराध था। आप इस तरह की बात ही नहीं कर सकते, आपको हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही हमको बिहेव करना पड़ता था। और ये जो भी कहें वो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा पेचीदे सवाल हैं। मदरसा इतना सिंपलिस्टिक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, क्या है मदरसा और आपने क्या देखा है और क्या बताना चाहते, इस पे भी आऊंगा। हमारे साथ मौलाना शोएब कासमी जी है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है, मगर इसको बड़े विस्तार के साथ में, बड़े मंथन के साथ में उठाना चाहिए था। और केंद्रीय लेवल पर जो नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनने के बाद जो मदरसा बोर्ड की बात कही थी, तो उस मदरसा बोर्ड के तहत तमाम मदरसे आने चाहिए और पूरे देश के अंदर मदरसे हैं उनके राष्ट्रवादी तालीम हो और देश की मेन विचारधारा से जुड़कर काम करे और देश के उत्थान के लिए देश के सभी लोगों के साथ मिलकर उन्हें काम करना चाहिए। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि स्टेटों के बोर्ड हैं, स्टेट के बोर्ड से कोई डिसीजन ले लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि केंद्रीय लेवल पर इस पर डिसीजन होना चाहिए और उन लोगों को बैठाना चाहिए साथ में जो देश के मदरसों के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एक शब्द को मैं तारीफ करूंगा कि आपने कहा कि राष्ट्रवादी सोच देनी चाहिए। मोहम्मद अफजाल जी,
आपकी प्रतिक्रिया। मैं तो ये कहूँगा जी, जो कुछ हो रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला कदम उठाया था और उससे लेके आज, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को इस बात को समझना चाहिए कि नहीं, लेकिन ओवैसी तो चिल्लाने लगे हैं, उनका दम घुट रहा है, उनका भाई साहब, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उसकी जो दुकान चल रही है ना, मुंबई से लेके हैदराबाद तक के, वो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब तो यूपी के भी सपने देख रहा है, अब यूपी के भी सपने देख रहे हैं। तो और हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ के लिए लगे हुए नहीं है, उस पर लगे हुए हैं। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है, जो मदरसा एजुकेशन मस्ट है, मुसलमान के लिए मदरसा एजुकेशन मस्ट है, लेकिन उस मदरसा एजुकेशन के अंदर अगर आप चेंज नहीं लाएंगे तो हमारा आलिम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर वो मदरसे से निकलता है तो या तो किसी मस्जिद में इमाम बनता है, या किसी जो है नए जाके मदरसा खोल लेता है, या किसी मदरसे का एजेंट बन के जो है ना वो पर्चियां काटनी शुरू कर देते हैं। उस बेचारे के पास फिर आतंकवादियों के लिए फौज मिल जाती है। भाई वो देखिए, आतंकवादी, मैं दिल्ली, ये आपको इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान टीवी चैनल भी कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान टीवी चैनल क्या कह रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। नहीं, वो ठीक है। पाकिस्तान हालत जंग में है, कम से कम ये तो फैसला कर लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग्स, तबाही, बर्बादी, बीएलए, टीटीपी, इंसर्जेंसीज हो रही हैं, ये सब के सब अमेरिका के अफगानिस्तान में आने से शुरू हुई है। कौन सा मिकी मरा है? ये तो सारे हमारे सुसाइड बॉम्बर जो आते हैं वो हमारे अपने मदरसों के बच्चे बेचारे मर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन मर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इसमें कोई रिचर्ड मर गया हो सुसाइड बॉम्बिंग में, कोई मिक्की मर गया हो, कोई प्रकाश मर गया हो, कोई राम मर गया हो, तो हम कहेंगे इंडिया वाले हमारे अपने बंदे हैं, वही हम बैठे हुए रो रो। मयंक जी, आपके पास आता हूं, क्या ये जो मदरसों में हो रहा है, जो पाकिस्तान में खुलेआम वहां का मीडिया स्वीकार कर रहा है, मुस्लिम होते हुए भी जो डिबेट करने वाले लोग हैं वो सारे मुस्लिम हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बर है, जो वहां पर अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर अपने आप को उड़ा देते हैं, वो मुसलमान हैं, मदरसों से सीखते हैं। भारत का मीडिया, भारत का पत्रकार आखिर इस बात को ऑन स्क्रीन कब स्वीकार करेगा? जब उनके जो भारत का पत्रकार है, जब उनके जो उनके बॉसेस हैं वो तो जेएनयू से पढ़ के आते हैं, वो तो उनको ऐसी बात बोलने भी नहीं देंगे। सवाल यह है कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, क्या उससे किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इसकी स्टडी की क्या किसी ने? जो जिसको कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, एफर्ट इन द वे ऑफ अल्लाह। तो ये जो जिस तरह से जिहाद के जो पहलू हैं, अलग अलग पहलू, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम को कैसे बढ़ाना, काफिर को कैसे डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना काफिर को, जजिया वसूलना काफिर से, और लूटना, प्लंडर। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो 4 मुख्य एस्पेक्ट्स हैं जिहाद के, क्या वो पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाए जा रहे? आप मुझे और ऐसा है, क्या एक भी मदरसा ऐसा है? एग्जांपल दे दीजिए। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपकी बात को, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, इस्लाम, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं है। किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। वीडियो में हिंदुस्तान वीडियो में ये कहा गया है, पाकिस्तान में हो सकता है। देखिए, नहीं, वीडियो दिखा दीजिए, मेरी बात मदरसों के शिक्षक क्या कहते हैं, इसका वीडियो दिखा। अभी मैं गया हूं मदरसों के अंदर, ये देखिए। टास्क फोर्स के अनुसार मदरसों में इस्लामी शिक्षा अरबी भाषा में दी जा रही है। क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? ये तो अरबी उर्दू पढ़ाना है। जयशोर रोड पर बांग्लादेश बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर हम जुल्फिकर अली सिद्दीकिया मदरसा के सामने खड़े हैं। यहाँ पर 40 के करीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है इस्लामिक पद्धति के अनुसार। बांग्ला पढ़ो ना अरबी के पढ़ो? अरबी तो बोलिए। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? पढ़ाते अरबी पढ़ाते कुरान। मुस्लिम बच्चे अपनी भारतीय जड़ों से विमुख हो रहे हैं। टास्क फोर्स ने बताया कि मदरसों का तालिबानीकरण हो रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के फैलाव से पहले मदरसों का जाल बिछाया गया था। कई मदरसों का इसी तरह कट्टरपंथी विचारधारा का इस्तेमाल करके तालिबानीकरण किया गया था। ऐसा लगता है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की जा रही है। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा फैजुल उलूम हातिशाला। क्या आपको मालूम है काफिर क्या होता है? जी, काफिर होता है जो अल्लाह को ना माने और इनकार कर दे, और अल्लाह के रसूल को ना माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े, उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को,
उसको काफिर कहते हैं। তোমার নাম কি? মোহাম্মদ শেখ শাহিন। কাফির কাদের বলে? যারা আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মতো চলে না। আরে আল্লাহর কথা শুনে চলে, নবীর আদেশ মানে, আর কারা নবীর আদেশ মানে না, আল্লাহর কথা শুনে চলে না, কারা সেটা একটু বুঝিয়ে বলো। যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা শুনে। ये मयंक जी 10 साल पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्री बना थी उसका ये वीडियो हमने दिखाया है। मोहम्मद अफजल जी आप बताइए। मेरे हुजूर, मेरी बात सुनिए। जिहाद वाला पार्ट दिखाइए ना। हाँ, मैं अब इससे एक सवाल मेरे से पूछिए ना। जिहाद की भी सुनिए। जिहाद का मैं बताता हूँ ना। आप क्यों बताएंगे? अरे जिहाद आपने सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा, देखो इन्होंने क्या है, एक लफ्ज जिहाद फी सबीलिल्लाह, कुरान की जो पूरी आयत है, इन्नल काफिर वाली बात बताइए ना। सुन तो वो काफिर वाली भी बताऊंगा। काफिर लफ्ज कहाँ किस जगह लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के हिंदू काफिर हैं? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन से मौलाना ने, कौन से आलिम ने, किसने ये कहा है कि हिंदुस्तान के जो है हिंदू जो है वो काफिर है? ये भी दिखा देते हैं। हाँ, ये भी दिखाते हैं कि क्या कहा जाता है, लेकिन उसके पहले एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं, जो बच्चा मदरसे में बहुत छोटे से उम्र का, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसकी ये हरकत देखकर मेरे भी कलीजे में दुख हुआ कि ये बेचारे बच्चे का क्या होगा। देखिए छोटा सा बच्चा क्या पढ़ाया जाता है और उसकी क्या इरादे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर से। अब आप पूछो जिससे उमर कैसे करोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? बम बांधूंगा सीने के साथ। नहीं, बम बांध के कश्मीर आजाद नहीं करवाना हमने, ठीक है ना? हमने उनसे ना कहते हैं दिमाग की जंग लड़नी है। बम बांध के जितने लोग गए हैं ना, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। शहीद होंगे की बात का रटर गाता है, ये बात शहीद हो जाएगा। क्यों? ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ऐसा ही है ना? बताइए अभी शोएब कासमी जी, ये बेचारा बच्चा जिस भी माँ का हो, जिस भी पिता का हो, सबसे पहली बात दुखद स्थिति है, इस बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है? सबसे पहले तो ये औरत पाकिस्तान की है जो बोल रही है, पाकिस्तानी लैंग्वेज है इसकी, पंजाब के भावलपुर के इलाके की। बच्चा इंडियन नहीं है, बच्चा ही पाकिस्तानी है। तो दूसरी बात, हिंदुस्तान के मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं है। कोई तालीम मैंने 20 साल मदरसे में पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का मदरसा है, ये भारत के ही कश्मीर जो पाक व्याप्त कश्मीर है, पहले जो स्टोरी वहाँ का मदरसा है, और मदरसे की शिक्षा दुनिया भर में एक जैसी होती है, ऐसा है। वही मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आप बगौर सुने। हिंदुस्तान के मदरसों के अंदर वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी सिखाई जाती है। हिंदुस्तान के मदरसों के अंदर सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिद्धा पढ़ा जाता है। हिंदुस्तान के मदरसों के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रोग्राम होते हैं वतन परस्ती के। मुजाहिदीन आज़ादी जो हमारे पूर्वज, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, जो शहीद हुए उनके जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। हिंदुस्तान के मदरसों को अड्डा मत कहिए खुदा के वास्ते। अगर 1000 मदरसों के बच्चे आतंकवादी बन गए तो हिंदुस्तान का हाल ही पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। आप लोग ऐसी स्टोरियाँ बनाकर मदरसा के बच्चों को, मदरसे के लोगों को खड़ा करना चाहते हैं भारत के खिलाफ, और मैं इसके खिलाफ नहीं। हमने तो कहा नहीं, आपकी स्टोरी गलत है। और ऐसी स्टोरियां देख के मदरसे के बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे। मेरी एक गुजारिश है, ओवैसी जैसे लोग कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन के अंदर। एक बात सुनिए, ओवैसी जैसे लोग या मदरी जैसे लोग वो कामयाब हो जाएंगे। पिछले 12 साल से लगातार सड़क पे खड़े होकर एक जंग लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं। 1000 बच्चे आतंकवादी बन गए तो हिंदुस्तान मोहम्मद अफजल जी, आप ओवैसी होते तो आप सुदर्शन के स्टूडियो में नहीं होते। ओवैसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है। मयंक जी, कुल मिला के चर्चा मुझे लग रहा है कि थोड़ी अलग दिशा में जा रही है। आपने खुद मदरसों में जाकर स्टोरी बनाई है, वीडियो बनाए हैं, 10 साल पहले बनाए, और अभी भी आपके इंडिया टुमारो में मैं स्टोरी पढ़ रहा था। जो बात ये दोनों कह रहे, जो वीडियो हम कह रहे, इसको आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब नफरत सिखाई जाती है, तो अब इसके अंदर हमने गुजारिश की है कि आप 2 शब्दों का जिक्र मत करिए। बस हमारी एक ही, ये दोनों भाइयों से भी और इनके माध्यम से दूसरे मुस्लिम समुदायों के जो भाई हैं
उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप केवल 2 शब्द पढ़ाना बंद कर दीजिए, फिर हमको हमारी आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। एक काफिर और एक जिहाद, ये 2 चीजें आप बंद कर दीजिए, बाकी सब कुछ पढ़ाइए। और मैथ्स और साइंस जो ये चाहते हैं पढ़ाना, ये तभी पढ़ाएं जब ये 2 शब्द बंद हो जाएं, नहीं तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। जो ओमर शेख था वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से था, जो आइमान अल जवाहिरी था वो पीडियाट्रिशियन था, जो मोहम्मद आटा था 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक जिसने किया था वो जर्मनी से आर्किटेक्चर पढ़ के आया था, जो 19 के 19 टेररिस्ट थे वो कोई भी मदरसे से नहीं आया था। क्या ये सब तो हिंदुस्तानी सुनिए नहीं हिंदुस्तानी, देखिए ऐसा है कि ये हिंदुस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप उम्मा की बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप गैर इस्लामी बात क्यों कर रहे हैं? मैं उम्मा की बात कर रहा हूं। ये सोचते हैं कि हिंदुओं को पता नहीं है। देखिए ये क्या सोचते हैं हिंदुओं को, मिसगाइड। देखिए एक बात सुनिए, आप मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, एक बात सुनो, मैं इन्होंने एक आयत पढ़ी, जिहाद फी सबिल्लाह, सिर्फ एक शब्द कहे इतना, जिहाद फी सबिल्लाह। मैं इस पूरी आयत को पढ़ के सुना देता हूँ। एफर्ट इन द इन्नल लजीना आमनु, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। इन्नल लजीना आमनु व हाजरू व जहादू भी अम्वालिहिम फी सबिलिल्लाह। इन्नल लजीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वह जहादू, जिन्होंने अपने घरों से निकल गए, भी अम्वालिहिम, और उन्होंने अपना माल खर्च कर दिया, भी अनफुसिहिम, अपनी जानें कुर्बान कर दी, किस लिए? फी सबिलिल्लाह, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए। क्या अल्लाह की रज़ा ये इसमें है कि एक मासूम इंसान को मार दो? जो ये आतंकवाद, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, अरे मेरी बात सुनिए, आप किसने आपको मासूम नहीं होता, आपको कहा मुशरिक मासूम होता है क्या? अरे बताइए, मेरी बोलिए मुशरिक मासूम होता है, बिल्कुल मासूम होता है। देखिए ऐसा है, एक बात सुनिए, आपकी तालीम सही नहीं है, आधी तालीम के बारे में बात करते हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है। आपने जो पढ़ा है हिंदुस्तान का हिंदू, ऐसा ना तो आपसे मिसगाइड होगा, हिंदुस्तान का हिंदू आपके बहका में नहीं आएगा। बुत चिकन हिंदू आपके बहका, ये ऐसा बुत चिकन कब था? बुत चिकन कब था? जब नहीं, मेरी बात सुनिए, बुत परस्त और बुत चिकन जो था ना, ऐसा मेरी बात सुनिए, बुत चिकन, ऐसा मेरी बात सुनिए, बुत चिकन और बुत परस्त ये सब गए जमाने की बात है। ये गए जमाने की बात कैसे हो सकती है? कैसे आज कहा है बताइए ना मुझे, एक एग्जाम्पल दीजिए हमारे आपके इस्लाम के अंदर तमाम हर एक प्रोसेशन पे, हर एक बार जब प्रोसेशन निकलता है तो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, गणेश जी का विसर्जन होता है तो तोड़ी जाती है, अभी भी चालू है सब। कहाँ तोड़ी है? ये एक बात सुनो, फिर मीडिया बहुत कमजोर है हमारे हिंदुस्तान। ऐसा है हिंदुस्तान, हर एक बार गणेश जी का प्रोसेशन निकलता है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर राइट्स क्यों होती है? आजा महाराष्ट्र वाले गणेश जी क्यों यूपी में राइट्स होती है जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है? सुनिए, ये सब अभी इस वक्त अगर कहे तो उत्तर प्रदेश में मंदिरों में घंटा बजाना मना है जब रमजान चल रहा है। इस नोएडा में जहां हम बैठे, यहां से 3.5 किलोमीटर पर गाजियाबाद में, वहां के मंदिर में आरती रोकी गई कल, ये कह के कि रमजान चल रहा है। आप बताइए। नहीं देखिए, आपको बताता हूं, मुझे मालूम है, वो वाकया मालूम है। ऐसा है, वहाँ के पंडित और इमाम सब आपस में सहमत हैं कि हम जो है थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, आप थोड़ा पहले कर लो। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो वहाँ के लोगों को बहका रहे हैं। वहाँ के मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम दोनों आपस में सहमत हैं कि दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जुमेरात को वो उनके यहाँ मिठाई भेजते हैं, मंगल को और बृहस्पतिवार को वो उनके यहाँ भेजते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान का मुसलमान राष्ट्रवादी है, यहाँ के मदरसे राष्ट्रवादी हैं। इनको अगर आप भड़काने की कोशिश करेंगे और मदरसों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे तो ओवैसी जैसे लोग जो देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। हम कहाँ भड़का रहे हैं, हम तो गुजारिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की फिल्म मीडिया में दिखा रहे हैं। एक पाकिस्तान के मदरसे, पाकिस्तान के मदरसों की बात करिए। पाकिस्तान के मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, पाकिस्तान के मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, उनको इंडिया में जोड़िए। की बात करिए, आप उम्मा की बात करिए, मुस्लिम आप उम्मा की बात करिए, आप ऐसे डिवाइड मत करिए, डिवाइड मत करिए, मोमिनों को मत बांटिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए मोमिनों को क्यों बांट रहे हैं आप? ये एक सच्चाई है
कि मुसलमान जो है वो एक खुदा की इबादत करता है, उसके बहुत सारे खुदा नहीं है। इसके ऊपर किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? क्या हिंदू भाई को कोई ऑब्जेक्शन है कि हम अगर एक खुदा की इबादत करते हैं? ऑब्जेक्शन उस और पे हम नहीं है मोहम्मद अरे देखिए, अफजाल जी, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन इस पे है, ऑब्जेक्शन मोहम्मद अफजाल जी इस पे है कि आप एक की करो, इसमें कोई दो हमारे को आपत्ति नहीं, लेकिन हम किसी और की करे इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, कॉलर को भी लेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं मदरसों की शिक्षा के ऊपर। आखिर मदरसों पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? जिस प्रकार का आग्रह महाराष्ट्र सरकार का है, ये तो मुसलमानों के हित का है, जिसमें वो बाकी व्यवहारिक और इस दुनिया की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और जो कि विदेशों में, खासकर विकसित मुस्लिम देशों में ये शिक्षा दी जाती है। क्या जिस प्रकार के शिक्षा का आग्रह आज का मुस्लिम लीडरशिप कर रहा है, वो शिक्षा मुसलमान को मिले तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन राष्ट्रपति होगा क्या? ये इस देश के उन लोगों का सवाल है जो मुसलमानों को धर्म के नाम पर केवल वहीं पर रखना चाहते हैं जहां से उनकी राजनीति चलती रहे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, कॉलर को भी बोलने के लिए मौका देंगे, और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी है, उनके पास भी चलेंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद भाई, राम राम। मैं रामफल बोल रहा, लुहारी बड़ोत्र। मैं एक बात कि जो ये मुझे फनागढ़ में दंगा हुआ था जब हिंदू पंचायत में इकट्ठे हुए, तो उन्हें जो मैंने के नाम के मदरसों में ही सप्लाई हो रहे थे इधर उधर भीड़ को, जो मुस्लिम जिहादी भीड़ में थे भी, तो उन्होंने जो है हिंदू के गंगनारा फेंक के ट्रैक्टर जला दिए। तो ये सब के सब ऐसे जितने भी इस्लाम में पाप हो गए, ये सब के सब मदरसों से ही। अब बकरा बगदादी है वो भी वो क्या नाम है, वो भी मदरसे से ही है, वो मदरसे का टीचर है, वो भी बहुत बड़ा। और जो भी बात हो, ये मौलवी इस्लाम में सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ी यही है, ये इन्हें सबसे ज्यादा रास्ता भटका होंगे। जैसे टीवी के न्यूज चैनल पर बैठ के होंगे तो इस्लाम के खिलाफ है, कभी कहेंगे कि मोदी को वोट देना इस्लाम के खिलाफ है। बता रहे इस्लाम में लिख रखा आगे, और मोदी को वोट ना दो। और इस्लाम नई परिभाषा, एक जेब में तो कुरान रखे हैं, एक जेब में इस्लाम का दो क्या करता है कि कुरान में नहीं लिख रहा, इस्लाम में नहीं लिख रहा। ये 55 साल की लड़कियों का बलात्कार करता है मौलवी। ये एक मुद्दा रखिए, ऐसी बातों को नहीं रखिए जिसकी साक्ष्य आप नहीं दे सकते, जिसका तथ्य नहीं बता सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ, जय हिंद। मैं अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, जो आतंकवादी हैं देश में, हमारे हिंदुस्तान में या बाहर देश में, ये मतलब जो कभी वो भी पहले कभी बच्चे थे, और वो बच्चे होने के टाइम पे जब मदरसों में उनको दाखिला दिलाया गया था, तो क्या आतंकवादी बनाने के लिए दिलाया गया था दाखिला? तो मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मदरसों को मतलब खत्म कर दें जो आतंकवाद सिखाते हैं मदरसे। बिल्कुल, धन्यवाद। लोगों की क्या प्रतिक्रिया हम आपके सामने अनएडिटेड दिखा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या राय है। ओवैसी, आजम खान और इन लोगों ने क्या कहा इस निर्णय के बाद, देखिए। इसको ये कहना कि मदरसा को जाने वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ये स्टिग्मेटाइज करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। कई महाराष्ट्र के मदरसों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, और वहां से बच्चे तालीम के हासिल करने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। तो ये डेलिबरेट टारगेटिंग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये महज उस नफरत का आईना है, जिस नफरत का इजहार करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, तो ये दरअसल उस नफरत का शेडो है जो। तो कोई इसमें बहुत परेशान होने की हमारी बात इसलिए नहीं है कि हमारे इस तरह के दीनी चलने वाले मदरसों को लोग मदद करते हैं, और वो उनकी मदद से चलते हैं। इनमें से बहुत कम मदरसे ऐसे होंगे जो सरकारी मदद पर चलते हैं, और सरकारी मदद भी बहुत कम बराए इनाम दी जाती है। तो मदरसे चलते रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी का आदेश कुरान पर नहीं चल पाएगा।
से मदरसों को ना बदनाम ना किया जाए। मदरसे संस्कारिक जगह हैं। मदरसों से जो आज के राजा राम मोहन राय इन मदरसों से ही पढ़े थे। ये जो स्कूल का कॉन्सेप्ट अब से 100 साल पहले आया है। 100 साल से पहले मदरसों के अंदर ही तालीम दी जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र सरकार को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, मानसिकता खराब होती है इस तरह की ये एक राजनीति नजर आती है, यहाँ तालीम नजर नहीं आती। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इस पर जरूर मोदी जी जो विजन है उसको कमजोर करने की कड़ी है। मयंक जी, आजम खान बोल रहे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, कहां से आता है आखिर इतना पैसा? देखिए, ये टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसमें बताया कि पैसा कहां से आता है। उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो काफ़ी सारा जो फंडिंग है इसका, इन्होंने बताया कि जो नेपाल का बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर, उस पर 343 मस्जिदें बन गई हैं, 300 मदरसा बन गया है, 17 मदरसा कम मॉस्क बन गया है विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया। ऑन द नेपाल साइड, दोनों साइड पे एक साथ आ रहा है, 282 मॉस्क, 181 मदरसाज, 8 मॉस्क। अब ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है, दीज मॉस्क एंड मदरसाज रिसीव ह्यूज फंड्स फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये फंडिंग हो रही है। अच्छा, और जो पहले कई बातें हो रही थी कि भाई हिंदुस्तान के जो मदरसे हैं उनके बारे में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबानाइजेशन हो रहा है मदरसों के अंदर और ये फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई थी 1989 में, उससे पहले ये मदरसों में ये इस तरह की शिक्षा दी गई थी। 1971 और 1989 के बीच इंडिया पाकिस्तान वॉर जब बांग्लादेश के ऊपर हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान बदला लेना चाह रहा था, तो उसके बाद ये तालीम दी गई मदरसों के अंदर। और उसके बाद जो है 1989 में वहाँ पर टेररिज्म फूटता है कश्मीर के अंदर। तो ये बात जो है इन्होंने कहा, इन J&K द ग्रोथ ऑफ मदरसाज, फंडामेंटलिस्ट टीचिंग एंड कॉन्सिक्वेंट तालिबानाइजेशन प्रीसीडेड द ग्रोथ ऑफ इंसर्जेंसी। पहले तालिबानाइजेशन हुआ, फिर टेररिज्म आया। फिर टास्क फोर्स क्या कहती है कि मदरसे जो हैं कुछ जगहों पर ISI के जो एजेंट्स हैं उनको पनाह दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर एनरोल हो रहे हैं, तो उन मौलवियों का कम्युनिटी पे होल्ड बढ़ रहा है। तो पॉलिटिकल जो वोट डिलीवरिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट देना, और वो क्षमता उन मौलवीज़ में आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि इंडोक्ट्रिनेशन जो यंग चिल्ड्रन का हो रहा है और फंडामेंटलिस्ट टीचिंग्स जो उनके माइंड में डाली जा रही हैं, वो हमारे देश की भविष्य की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जो आप देखते हैं टैक्टिकल वोटिंग हो रही है और वो डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है, डेमोग्राफी डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर प्रेजेंस ऑफ मदरसाज एंड मॉस्क अलोंग द बॉर्डर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी हम देखते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी हम देखते हैं, कश्मीर के साइड पर भी हम देखते हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ मदरसाज एंड मॉस्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दिस कुड फैसिलिटेट ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड एजेंट प्रोवोकेटर्स एडेड एंड अबेटेड बाय द ISI। वहाँ पे तो ये जो है, ये टास्क फोर्स ने इसका गहन अध्ययन किया है। बड़े दुख की बात है कि ये टास्क फोर्स 2004 के टाइम पे, कारगिल युद्ध के बाद से लेकर 2004 तक इन्होंने ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई 10 साल तक UPA ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पे नजर दोबारा जाती है। लेकिन रिपोर्ट उनके कार्यकाल में भी आई। पी चिदम्बरम जब मंत्री थे, गृह मंत्री थे, तब उनके टास्क फोर्स ने भी रिपोर्ट दी। हालांकि उन्होंने उसको सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध है। मोहम्मद अफजाल जी के पास चलता हूं। क्या अफजाल जी, आपको लगता है कि इस देश की सिक्योरिटी एजेंसियां गलत जानकारी दे रही? नहीं, देखिए, मैं भाई साहब से किसी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं, क्या हमारी टास्क फोर्स इतनी कमज़ोर है कि वो एक्शन नहीं ले सकती? जो मदरसों के अंदर इस तरह के बच्चों को तालीम दी जाती है, देखिए, मतलब आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, वहां पे आप कुछ जगह तो मेरी बात सुनिए, मैं हाँ, कहीं नहीं हो रहा है। आज नहीं, मेरी बात सुनिए। आप ईमानदारी से, मोहम्मद अफजाल जी, आप एक ईमानदार राष्ट्रवादी व्यक्ति, ऐसा आपको सब मानते हैं। आपको क्या 100% मदरसों का आप पक्ष लेंगे? मैं नहीं, 100% मैं नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ना 100%। लेकिन प्रतिशत, लेकिन एक बात सुनिए, लेकिन 2 या 3% जो है ना, वो कोई मायने नहीं रखते। उनको हमारी टास्क फोर्स में इतनी ताकत है कि इनको निकाल के फांसी पे लटकाएं और हम उनके साथ खड़े होंगे। हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन एक बात सुनिए, देखिए, एक बात सुनिए, आप ये समझिए, ये जो कुछ हो रहा है,
ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है। उन्होंने तालिबान जो अफगानिस्तान से निपटने के लिए तैयार किया था, तालिबान तैयार किया था, और उसके बाद तालिबान से लेकर फिर उसके बाद ये जितने भी आतंकी संगठन आए, और उन्होंने आने के बाद जो है वो जुड़े हुए मजहब से थे। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। और कश्मीर के अंदर अगर आतंकवाद है और मुस्लिम आतंकवादी अगर वहाँ पर आतंकवाद मचाते हैं, मुसलमान ही वहाँ पे आतंकवादी और मुसलमान को ही मार रहे हैं। मैंने तो देखा है, मैं कश्मीर में बजाते खुद जाता हूँ, देखता हूँ मुसलमान को मुसलमान ही आतंकवादी मार रहे हैं। लेकिन वो जो है ना बहुत कम है, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा एक अजाब सा आने वाला है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर चाहेंगे। बंगाल में क्या स्थिति है उस पर भी थोड़ी हाँ, देर में मैं बात बताता हूँ। करेंगे। उसके वर्तमान में जो बम धमाके हुए वो सीधे मदरसे से जुड़े थे। आपको बता दूं, हमारे कुछ जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बंगाल के बॉर्डर पे भी आपकी जानकारी के लिए काम कर रहे हैं और नेपाल के बॉर्डर पे भी काम कर रहे हैं। मैं उनका आपके सामने ये, और हमने इसकी स्टडी करवाई है उनसे कि भाई देखिए क्या है। लेकिन एक बात ये देख लीजिए, अभी तक हमने, और वो कोई मुसलमान नहीं है कि भाई वो मुसलमानों को दे रखा था, मुसलमान क्यों करेंगे उनके फेवर, वो तो उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। हमने उन लोगों का जो बिल्कुल निष्पक्ष है और जो ये करें कि भाई देखिए हमारा देश की सुरक्षा सबसे अफजल है हमारे लिए, हमारा मजहब हमारे। चलिए कॉलर के पास चलते, काफी देर से कई कॉलर वेटिंग में है बिंदास में, हम कॉलर को भी टाइम देते हैं, कॉलर से बात करते हैं। हाँ हेलो सर। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं उस्मान अंसारी बिहार बक्सर का हूँ और सऊदीया में रह रहा हूँ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ सर। बोलिए। आप मुस्लिम के विपक्ष में क्यों बोलते हो सर? आप एनी टाइम मैं देखता हूँ। अच्छा, आप MIM के असदुद्दीन अवैसी वो क्या कर रहा है? वो आप मुस्लिम को सहायता करते हैं, इसके अलावा अभी आप उसको आतंकवादी वो कर रहे हो। और ये मदरसा के बारे में आप बोल रहे हो, वहाँ ISIS से जोड़ रहे हो, आप तालिबान से जोड़ रहे हो। आपके बात का जवाब देने के लिए मोहम्मद अफजल जी को कहूंगा कि क्या मोहम्मद अफजल जी आप ऐसा मानते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं? बिल्कुल मैं नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से आपके इस चैनल पे आ रहा हूँ। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरा ये चैनल इसमें मुसलमानों के लिए कोई पक्षपात किया जाता है। ये मैं इसके गारंटी के साथ, देशद्रोही मुसलमान है, देशद्रोही हिंदू है, देशद्रोही क्रिश्चियन है, तो कोई भी है, कोई भी है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें जितने सुरेश जी उसके लिए तैयार है उतना मोहम्मद अफजल भी तैयार है। और ये अगर इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब ये ओवैसी जैसे लोगों को जो हमेशा ये कहते हैं, जो यूँ कहता है, मैं उससे ये बताना चाहता हूँ कि जो ओवैसी ये कहता है कि भाई 25 लाख मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। 25 करोड़, हाँ 25 करोड़ मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं या 150 करोड़ हिंदू हैं। आप उनके बीच में से पुलिस फोर्स और मिलिट्री को निकाल दीजिए, फिर हम अपना हिसाब कर लेंगे। अरे तुम कौन होते हो? तुम कौन से ठेकेदार हो? किसने दे दिया तुम्हारे को ठेका? क्या तुम कत्ल गारतगरी करोगे हिंदुस्तान के अंदर? तुम्हारे कौन हो तुम्हारे अंदर? और ऐसे लोगों को तो सच मायने में तो क्या औकात है, उसको हम टाइम भी नहीं देना चाहते। मैं गया था तो भाग गया था हैदराबाद से। हम दिखा दे दुनिया भर के देशों की मदरसों के विषय में क्या राय है। मदरसों पर न सिर्फ भारत में उंगली उठती है, बल्कि दुनिया भर की सरकारें मदरसों को सुरक्षा के लिए खतरनाक मानती हैं। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो उसके विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान सहित कई देशों के मदरसे दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने कहा है पेशावर के मदरसों को अल-कायदा, तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन आतंकी युवाओं की भर्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात भारत सरकार की करते हैं, तो भारत सरकार ने भी अब साफ कहा है कि मदरसों पर खुफिया रिपोर्ट बताती है विदेशी टीचर वाले मदरसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है विदेशी मौलवियों वाले मदरसों पर नजरें हैं सरकार की। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी अपने एजेंटों के जरिए मदरसों पर नजर रखती है। ब्रिटेन के मीडिया में कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं, तो सरकार ने इन पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। जब भी ब्रिटेन में आतंकी अलर्ट जारी होता है तो सबसे पहले
वहां मदरसों को ही खंगाल कर आतंकवादियों को पकड़ा जाता है। मिस्र के सबसे बड़े ग्रैंड इमाम ने कहा कि मुस्लिम देशों में बढ़ते आतंकवाद पर काबू पाने के लिए मदरसों और इस्लामिक शिक्षा को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस्लामिक शिक्षा ही युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था, देश के युवा पाकिस्तान के मदरसों से तालीम लेकर मालदीव में कट्टरता और आतंक फैलाते हैं। भारत की ही खुफिया एजेंसी ने कहा था कि आतंकवादी पाकिस्तान की बजाय मालदीव से भारत में समुद्र के जरिए आतंकी हमला कर सकते हैं। अफगानिस्तान में मदरसे हजारों महिलाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं। इसके बाद अफगान सरकार ने अशरफ अल मदरसा पर बैन लगाने की बात की। ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने पहले तो मदरसों को खोलने पर ही बैन लगा दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति की तरह रहने को कहा। फ्रांस की सरकार ने ऐसे कई मदरसों पर बैन लगाया जो आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे और सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अफ्रीकी देशों में हमास आतंकवादी संगठन के पनपने से मदरसों की तालीम का बड़ा हाथ माना जाता है। कई बार अमेरिका और केन्या जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसके प्रमाण भी दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने पेशावर हमले के बाद 4000 मदरसों को बैन कर दिया, तो वहीं पाकिस्तान के मीडिया में कई बार छपा, पाकिस्तानी मदरसे खुलेआम आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। कासमी जी के पास चलते। कासमी जी, आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के इतनी लंबी चौड़ी देशों की लिस्ट है जो इसके खिलाफ है? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान और बाकी दुनिया, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ना तो ये पूरी दुनिया के साथ ईद करता है, ना पूरी दुनिया के चांद को मानता है, ना पूरी दुनिया के फतवों को मानता है, ना पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो कट्टरपंथी गुट है उनकी बातों को मानता है। इसीलिए यहाँ पर ईद भी अलग होती है, रमज़ान भी, आप सहमत इनसे? रमज़ान भी एक दिन बाद होता है। देखिए, और तबलीग जमात जो काम कर रही है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं मैंग जी की बात बताऊं, इन्होंने बात करी अभी 15 मिनट नेपाल के मदरसों की। मदरसे हिंदुस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मदरसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, कानपुर, हरदोई, बहराइच, फैजाबाद, लखनऊ। बस आप नाम ऐसे ले रहे हैं कि वहाँ सारे दंगे हुए थे। इन जगहों पर है। आप ऐसे नाम मत लीजिए, सारे दंगे हुए थे वहाँ पर। इन जगहों में, उत्तर प्रदेश के 200 में से 250 दंगे इसे इन जगहों में मदरसे हैं। और दंगे भी यहाँ हुए और दंगे क्यों हुए, दंगों में नुकसान किसका हुआ, ये भी सबको मालूम है। ये भी सबको मालूम है। और दंगे किसने करवाए, ये भी सबको मालूम है। मुलायम सिंह यादव का जो हशर हुआ है, एजेंसियां क्या कहती है? नहीं, जो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी की। खुफिया एजेंसी लगातार मदरसों पर नजर बनाए हुए है। कई खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। जिन मदरसों में विदेशी गुरु शिक्षा देते हैं, वो देश के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों के मदरसों के लिए खुफिया अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने न सिर्फ खुफिया अलर्ट जारी किया, बल्कि कई इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग की तस्वीरें भी जारी की। अमेरिका ने भी पाकिस्तान जैसे देश के मदरसों के लिए आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए अलर्ट जारी किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ब्रिटेन में ही मदरसों पर नजर रखती है। हालांकि इसे लेकर कई लोगों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि हमारी नजरें सभी पर रहेंगी। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाक में मदरसे खुलेआम आतंकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वहां की एजेंसी इन आतंकवादियों को सुरक्षा देती है। ISIS की नींद तब खुली जब ये आतंकी इन्हीं को शिकार बनाने लगे। अभी भी पाकिस्तान में हजारों ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है,
ये मदरसे बच्चों और महिलाओं को आत्मघाती हमलावर बना रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर ये आतंकवादी भारत सहित दुनिया भर में मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया में छपी हैं, जिनमें कहा गया है कि सऊदी जैसे देश आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान को पैसा देते हैं। वैसे इस्लामिक देश भारत के भी कई मदरसों को चंदे के नाम पर भारी भरकम रकम देते हैं, और इसका क्या होता है ये भी खुफिया रिपोर्ट हम सबके सामने आ चुकी है। एक मयंक जी के डॉक्यूमेंट्री का वीडियो दिखा दे, फिर गेस्ट के पास चलते हैं। जिहाद गैर मुस्लिमों से किया जाता है। जिहाद गैर मुस्लिम जो होते हैं उनसे किया जाता है। उसे दीन की दावत दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बात, यानी अल्लाह पर, एक खुदा पर ईमान लाने की बात कही जाती है कि एक खुदा पर ईमान लाए। जब वो नहीं लाते हैं ईमान, तो फिर उस वक्त जिहाद का हुक्म होता है। कुरान शरीफ की सूरत है सूरतुल बकरा। सूरत का नाम है, सूरत मीन्स चैप्टर, अध्याय। सूरतुल बकरा, बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 216 कुरान शरीफ में सूरतुल बकरा में है, कुतिबु अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कत्ल करना, काफरों को कत्ल करना। सऊदी अरेबिया में जो कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन है, वहाँ कत्ल के बजाय फाइट, लड़ाई करना है। परंतु आप साधारण तौर आप समझ सकते हो क्या, कुतिबुल अलैकुमुल किताल, कत्ल शब्द है। मीनिंग जो है क्या, काफरों को कत्ल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। चलिए, मैं अभी ये दोनों बाइट के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ तीनों एम है, 5वें एम पर हम बात कर रहे हैं। और मदरसे का जो शिक्षक है वो दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर टेप लगा के वहां पर ये बात बता रहा है। बोलिए शोएब जी। जी, ये जो अभी इन्होंने जो बात कही है, नहीं, पहले उस पे शिक्षक पे बात करते हैं। शिक्षक, गैर मुस्लिमों से जिहाद किया जाता है। वो शिक्षक जो बात कर रहा है, अव्वल तो वो बच्चे 5-5 साल के हैं, बच्चियां हैं। मदरसा है ही नहीं, वो मकतब है। वो मदरसे और मकतब में फ़र्क समझ जाइए। मकतब वो होता है कि जहाँ छोटे मोटे बच्चे 10 साल से कम के पढ़ते हैं, 12 साल के। नर्सरी तो नर्सरी में क्या सिखाया जा रहा है? नर्सरी बच्चों में वो बात कर रहा है। मीडिया वाले तो उससे पूछ रहे हैं कि आतंकवाद की नर्सरी है, इसकी तो पुष्टि होती है। वहाँ उससे पूछा जा रहा है जिहाद के क्या मायने हैं। वहाँ जिहाद के मायने पूछे जा रहे हैं। मीडिया वाला पूछ रहा है, उसको बता रहा है कि जिहाद इसे कहते हैं। उसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं समझा रहा है वो। और दूसरे ये जो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि कंपलसरी है काफिरों को मानना, और तर्जुमा गलत कर रहे हैं अरबी का। उसमें यह है जो शर फैलाने वाला है दुनिया के अंदर, आतंकवाद फैलाने वाला है, उसके खिलाफ जिहाद करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। चाहे आतंकवाद हिंदुओं के ऊपर हो रहा हो, चाहे ईसाइयों पे हो रहा हो। आपने किसी मदरसों में गए थे, ये मदरसा भी आपके डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है, जरा आप ही बताइए इनको। देखिए, अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अगर सामने फैक्ट कोई बोल रहा हो और वो बोले कि सब गलत है, और जो बिहेवियर पैटर्न को बता रहा है ना, सुनिए, मीडिया वाले पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या, नाम बताएगा अपना। एक तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं वो भी गलत है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई मदरसा आतंकवाद का डर नहीं है। हमारे इंडिया में कोई मदरसा आतंकवाद नहीं सिखाता। राजनाथ सिंह ने ये अपनी जबान से कहा है। राजनाथ सिंह कोई खुदा थोड़ी है। ये भी कहा है कि जहां पर विदेशी शिक्षक आते हैं, ऐसे मदरसों पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहनी चाहिए। बंगाल में और नेपाल के बॉर्डर पे जहां जहां ऐसा हो रहा है उस पर फौरन एक्शन करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और इन इलाकों में कोई मदरसा नहीं मानते हैं ना कि कुछ मदरसों में हो रहा है। देखिए, नेपाल की सीमा पर जहां पर हो रहा है वहां एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। क्यों गवर्नमेंट सो रही है? बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट क्यों पैसा लाने दे रही है बाहर से? मैं पाकिस्तान बजाते खुद होके आया हूँ। मैंने लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और क्या नाम है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पेशावर और उसके बाद क्या नाम है, कराची तक के मैंने सफ़र किया है बाई रोड।
और सफ़र करने के बाद भाई साहब मैंने लाहौर से लेकर कराची तक हर घर में, हर घर के अंदर मैंने बंदूक टंगी हुई देखी, मैं साफ कह रहा हूं। और पेशावर में आप सुनिए, आपको और बताऊं, पेशावर के अंदर जो वहां के जो जरगे हैं वो नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हुए जो है ना बड़ी बड़ी गने उनकी AK-47 क्लैशन को उनके कंधे पे लटकी भी होती है जी। वो उनका कल्चर है, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं। यहाँ पे उसके पास एक कट्टा तो होता नहीं, मौलवी के पास, बेचारे के पास, वो कैसे वो कैसे आतंकवाद करेगा? उसको कौन कट्टा दे रहा है, उसको कौन पिस्टल दे रहा है, उसको कौन AK-47, कौन से मदरसे में AK-47 मिली है, कौन से मदरसे में? मुझे एक रिसर्च तो दो। मिली है संजय दत्त के बाद मिली है, संजय दत्त के बाद मिली है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो, मैं इसके ऊपर नहीं जाता। बिहार में कई नेताओं के पास मिली है। मैं एक बात सुनो, मैं सख्त हूँ इस मामले में। अगर कोई हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करता है, चाहे वो मदरसे वाले का भी नाम लीजिए ना, वर्धमान धमाके में क्या हुआ था? कौन सा वाला? वर्धमान में, बंगाल का वर्धमान धमाके में तो सब कुछ मदरसे से हुआ था। भाई मैं कह रहा हूं ना, ऐसा एक दो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दूध के धुले हुए हैं। मैंने आपसे आज भी नहीं कहा, लेकिन सबको कटघरे में भी नहीं खड़ा में आप कोताही कर रहे हैं, आप सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसी क्या कर रही हैं, उनको बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं मयंक जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी प्रतिक्रिया की। इनका कहना है कि कुछ प्रतिशत ज्यादा हो सकता है, आपका कहना है कि कितना प्रतिशत हो सकता है? देखिए, प्रतिशत, मैं तो एक भी ऐसे मदरसे को नहीं जानता जहां पर जिहाद और काफिर के विषय में नहीं पढ़ा जाता हो। एक भी मदरसा बता दें, मैं उल्टी बात पूछ रहा हूं। क्या एक भी मदरसा का नाम बता दें? सवाल पूछता हूँ आपसे, एक मदरसे का नाम बता दें। नहीं, अभी एक मैं पूछ रहा हूँ, एक मदरसे का नाम बताइए। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें पूछता हूँ कहाँ पर एक बात सुनिए मयंक जी, एक बात बता दिए आप, खुल के बताइए। नहीं तेज में नहीं, मैं डरो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कौन से कुरान करीम में, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कौन से कुरान, मैं नहीं किस मदरसे में, आराम से बात है मेरी, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। भाई साहब, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत आसान से सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब। क्या हाथ जोड़कर आपसे एक सवाल भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जी, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, सुन लो मेरी बात, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा कुरान करीम, कोई ऐसा कहीं पर ये लफ्ज़ लिखा होगा हिंदू काफिर है और उसको कत्ल कर देना चाहिए, अगर कहीं पे लिखा होगा, जिस दिन ये कह दोगे ना, उस दिन हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये खामखा मुसलमानों पे तोहमत लगाना छोड़ दो। मुशरिक मूर्ति पूजक के लिए क्या क्या लिखा है? मुशरिक मूर्तियों को तोड़ने के लिए क्या क्या लिखा है? नहीं ठीक है, देखिए मूर्तियों का, और जो मूर्ति पूजक है उसके साथ क्या करना है? मंदिरों के कहा, मैं तीनों अतिथियों से, मयंक जी, मुझे लगता है कि आज की चर्चा अधूरी है। अगर आप तीनों की सहमति है तो कल हम इसी विषय को कंटिन्यू करके दूसरा एपिसोड चलाएंगे, क्योंकि आज मैंने भी बहुत पैकेज चलाना रह गए। आप तीनों का मैं आभारी हूँ, आपने आज के एपिसोड में टाइम दिया, और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि कल भी आप तीनों आइए, हम इस चर्चा को कल भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बिंदास बोल में हम ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिस पर देश बात करना चाहता है। आज कॉलर को हम कम टाइम दे पाए, इसलिए हम कॉलर को कल भी ज्यादा टाइम देने का प्रयास करेंगे। क्या अपडेट है आपका मदरसों के विषय में, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके पास जानकारी? आप हमको ईमेल कर सकते हैं, आप हमको हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे वेबसाइट पर, हमारे विभिन्न नंबरों पर फोन करके भी दे सकते हैं। आपके सारे इनपुट के बाद हम कल का नंबर 2 एपिसोड मदरसों पर दिखाएंगे और इस विषय को जारी रहेंगे। आज रुकते यहीं पर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।